हेलो फ्रेंड्स, पार्टनरशिप एक्ट का सेकेंड यूनिट हमारा चल रहा था। काफ़ी लेंदी है, अभी कुछ लेक्चर्स और लगेंगे। चलिए, छोटे छोटे पॉइंट्स इसके अंदर पार्टनर्स के राइट्स को लेकर, पार्टनर्स की पोजीशन को लेकर, अलग अलग सिचुएशंस में उनकी पोजीशनिंग कैसी होगी, उनकी कहाँ कहाँ लायबिलिटी बनेगी, उनकी एक्ट्स के लिए फर्म लायबल होगा कि नहीं होगा, थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर्स का रिलेशन कैसा होगा, इनको लेकर हम अलग अलग सिचुएशंस पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। यानी अगर किसी बात की जानकारी एक्टिंग पार्टनर को दे दी गई है तो क्या ये मान लिया जाए कि वो जानकारी पूरी फर्म को दी जा चुकी है? यस। जो पार्टनर जनरली फर्म के लिए एक्ट करता है, फर्म के लिए काम करता है, एक्टिव पार्टनर है, फर्म के काम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, अगर उसको किसी बात की जानकारी दी गई है, किसी बात की नॉलेज दी गई है, कोई भी बात है जो उसके नोटिस में लाई गई है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो पर्टिकुलर थिंग या वो पर्टिकुलर इंस्टेंस जो फर्म है उसके नोटिस में आ चुका है। जैसे समझिए, मेरे पास कुछ गुड्स है, थोड़ा सा डिफेक्टिव है। अगर मैं किसी पर्सन को या किसी फर्म को अपना वो गुड्स बेचता हूँ, उस डिफेक्ट को छुपाकर अगर वो गुड्स बेचता हूँ, या फिर वो डिफेक्ट ऐसा है जो खुली आंखों से नहीं दिखता है, खुली आंखों से दिखता नहीं है, तो उनको ऊपर ऊपर देख के पता नहीं पड़ रहा, पर मुझे पता है कि मैंने डिफेक्टिव माल बेचा है। डिफेक्टिव थोड़ा सा इंटरनल वाला मामला है, तो ऑब्वियसली मैंने फ्रॉड किया है, मैंने गलत गुड्स दिया है, और टेक्निकली वो गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं और मेरे से वापस पैसा भी क्लेम कर सकते हैं। उनके पास अधिकार है ये करने का, ठीक है। लेकिन अगर मैं सामने वाले पार्टी को क्लियर बोल दूं, ये जो गुड्स है ना यार, इसमें डिफेक्ट है, आप देख लो, ये डिफेक्ट आप देख लो, और इसमें ये प्रॉब्लम है, फिर खरीदना हो तो देखो, बोलो खरीदना है तो ले लो। मैंने उनको पूरी डिफेक्ट बता दी, उसके बाद उन्होंने मेरे से गुड्स पर खरीदा है, तो टेक्निकली मेरी कोई गलती नहीं है, और अब वो मुझे गुड्स वापस रिटर्न करने का पोजीशन में नहीं होंगे। उनका पोजीशन ऐसा नहीं होगा कि मुझे गुड्स वापस रिटर्न कर सके। नाउ दे हैव टू एक्सेप्ट द गुड्स, उनको गुड्स एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। अब इस एग्जांपल हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक तरफ मैं हूं, दूसरी तरफ एक पार्टनरशिप फर्म है। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, उनमें से जो सी था वो वास्तव में सी था, मतलब महामूर्ख था। वो आया गुड्स खरीदने के लिए, मैंने कहा गुड्स देख ले भाई, इसमें ये डिफेक्ट भी है। उसने बोला नहीं नहीं चलेगा चलेगा। मैंने कहा ध्यान से देख ले भाई, ये डिफेक्ट है, चलेगा चलेगा चलेगा, खरीद के ले गया। उस गुड्स के डिफेक्ट का नोटिस, जानकारी, मैंने एक एक्टिव पार्टनर जो मेरे पास खरीदने आया है गुड्स, ऑब्वियसली वो एक एक्टिव पार्टनर होगा, क्योंकि डोरमेंट पार्टनर तो फर्म की रूटीन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। जो सेल परचेज प्रोडक्शन में इनमें पार्टिसिपेट कर रहा है वो टेक्निकली क्या है, एक्टिव पार्टनर है। तो एक्टिव पार्टनर था सी, उसको मैंने बोला, वो खरीद के लेके गया। वहां जाने के बाद फर्म ने, जब फर्म मतलब एबीसी तीनों ने जब गुड्स देखे तो कहा यार डिफेक्टिव है। ए और बी का फोन है, बोला आपने ऐसे कैसे डिफेक्टिव गुड्स दे दिया, हम रिटर्न करेंगे। मैंने कहा तुम नहीं करोगे रिटर्न, मतलब तुम्हारी रिटर्न करने की पोजिशनिंग नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा इस गुड्स में जो डिफेक्ट था वो मैंने मिस्टर सी को पहले ही बता दिया। आई हैव ऑलरेडी गिवन नोटिस टू द फर्म, और फर्म को जानकारी में लेकर, नोटिस टू एक्टिव पार्टनर विल बी डीम्ड एज नोटिस टू फर्म। मैंने जब सी को जानकारी दी, मतलब मैंने पूरी फर्म को जानकारी दे दी, ए और बी को भी इस बात की जानकारी दे दी, मान लिया गया, पूरी फर्म को नॉलेज हो चुकी है, पूरी फर्म को नोटिस दे चुके हैं। मैंने फर्म को, यानी आप तीनों को पहले इस बात का नोटिस दे दिया था कि गुड्स डिफेक्टिव हैं और आपको खरीदना है तो खरीदो, वरना कोई बात नहीं। और डिफेक्टिव होने के बावजूद भी मिस्टर सी खरीद के लेके गया, यानी अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, मेरी कहीं कोई गलती नहीं है। यानी सिंपल शब्दों में, नोटिस टू ए पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, यानी एक्टिव पार्टनर जो बिजनेस ऑफ द फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ऑफ एनी मैटर रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म, यानी फर्म से रिलेटेड किसी भी बात पे, कोई भी चीज थी उसका नोटिस आपने इस एक्टिव पार्टनर को दिया है, ऑपरेट्स एज ए नोटिस टू द फर्म। एक्सेप्ट वाली बात बाद में देखेंगे। ऑपरेट्स एज ए नोटिस टू द फर्म, यानी अगर एक्टिव पार्टनर को आपने कोई जानकारी दे दी है, किसी चीज के लिए आपने बता दिया है, तो मान लिया जाएगा आपने पूरी फर्म को जानकारी दे दी है, कोई भी बात पर, कोई भी नोटिस देना हो। नोटिस डज नॉट मीन्स कि लीगल नोटिस देना है कोर्ट से, किसी भी बात की जानकारी आपको देनी, कोई इंफॉर्मेशन आपको देनी है, और आपने अगर
एक्टिव पार्टनर को दे दिया, किसी भी एक एक्टिव पार्टनर को, तो मान लिया जाएगा आपने पूरी फर्म को नोटिस दे दिया। अब समझना, थोड़ा सा यहां चेंज कर, सी को मैंने कहा गुड्स डिफेक्टिव है, सी ने मुझे कहा कोई बात नहीं, आप हमारी जेब में कुछ डाल दीजिए, हम गुड्स एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी सी एक पार्टनर होकर अपनी फर्म के साथ फ्रॉड कर रहा है, धोखा कर रहा है। वो सप्लायर को क्या बोल रहा है कि भैया आपका डिफेक्टिव गुड्स भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, थोड़ा सा कुछ हमको पर्सनल दे दो। तो टेक्निकली वो क्या कर रहा है, अपनी फर्म के साथ फ्रॉड कर रहा है। उसने कुछ पैसे लेकर घटिया माल अपने फर्म में खरीद लिया। क्या आप ए और बी गुड्स रिटर्न करने का अधिकार रखते हैं? यस। क्यों रखते हैं ए और बी गुड्स रिटर्न करने का अधिकार? लॉ कहता है नोटिस टू एक्टिव पार्टनर विल बी डीम्ड एज ए नोटिस टू द फर्म ओनली इफ दैट पार्टनर हैव नॉट कमिटेड एनी फ्रॉड। यानी अगर उस एक्टिव पार्टनर ने कोई फ्रॉड कमिट किया, उसने जानबूझकर फर्म को धोखा देने के लिए उस नोटिस को पर्सनली ले लिया, उस जानकारी को पर्सनली लेके छुपा लिया और अपना पर्सनल उल्लू सीधा कर लिया, अपना बेनिफिट, अपना गेन उसने राइज कर लिया, फर्म को धोखा दिया है, तो ये माना जाएगा कि फर्म को उस बात की जानकारी नहीं है। थर्ड पार्टी ने फर्म को नोटिस या थर्ड पार्टी ने फर्म को इन्फॉर्मेशन नोटिस दिया ही नहीं है। और जब थर्ड पार्टी ने फर्म को इन्फॉर्मेशन नोटिस नहीं दिया है तो इसका मतलब थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल है, उसको गुड्स वापस लेकर जाना पड़ेगा। एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड ऑन फर्म कमिटेड बाय और विद द कंसेंट ऑफ दैट पार्टनर। या तो पार्टनर फ्रॉड कर रहा है या पार्टनर की कंसेंट से फ्रॉड किया जा रहा है, मतलब कुल मिला के पार्टनर इन्वॉल्व है उस फ्रॉड में, उस धोखे में, फर्म के साथ जो धोखा हो रहा है। तो भैया इन दैट केस तो नोटिस टू फर्म नहीं है, ऐसा माना जाएगा। चलिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, पहले सिंपल वाला, फिर एक्सेप्शनल सिचुएशन का एक और ले लेंगे। PQR आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स के सेल परचेज को लेकर तीनों पार्टनर है। आर परचेज द सेकेंड हैंड कार ऑन बिहाफ ऑफ फर्म फ्रॉम एस। एस से उसने सेकेंड हैंड कार खरीदी आर ने। इन द कोर्स ऑफ डीलिंग विद एस ही कम्स टू नो दैट द कार इज स्टोलन वन एंड इज एक्चुअली बिलोंग टू एक्स। जब वो कार खरीद रहा था आर एस से, उसको पता पड़ा कि यार कार एक्चुअली एस की नहीं है, एस ने चुराई है, किसी मिस्टर एक्स की है, और उस एक्स से एस ने चुराई है। पी और क्यू को उस बात की कोई जानकारी नहीं थी। कल अगर पुलिस डंडा मारती है तो डंडा किसको मरेगा? पी क्यू आर तीनों को। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन और नोटिस टू ए पार्टनर विल बी डीम्ड एज ए नोटिस टू द फर्म। इन पी क्यू आर को जानकारी थी कि चोरी की गाड़ी है, फिर भी उन्होंने बेची, और तीनों के तीनों पार्टनर लायबल होंगे मिस्टर एक्स के सामने, जो कि रियल ऑनर है, एक्चुअल ऑनर है, उसके सामने इन तीनों की लायबिलिटी बनेगी। एक्सेप्शन वाला बात क्या था? फ्रॉड वाला, चाहे टैसिट हो चाहे एक्टिव हो, चाहे किसी भी तरह से किया, बाय कंडक्ट किया कि एक्सप्रेस वर्ड से किया, कुल मिलाकर उसने फ्रॉड किया फर्म के साथ। ए पार्टनर हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म बॉट फॉर हिज फर्म सर्टेन गुड्स खरीदता है, वाइल ही न्यू ऑफ पर्टिकुलर डिफेक्ट इन द गुड्स, जबकि उसको जानकारी है कि गुड्स में कुछ पर्टिकुलर डिफेक्ट है। हिज नॉलेज एज रिगार्ड टू द डिफेक्ट ऑर्डिनरली वुड बी कंस्टिट्यूट एज नॉलेज टू द फर्म, नॉलेज ऑफ द फर्म। यानी अगर उस एक पार्टनर को जानकारी है कि गुड्स जो है वो डिफेक्टिव है, खराब है, तो ये मान लिया जाएगा कि पूरी फर्म को जानकारी है। ऑर्डिनरीली तो यही होगा, सामान्य तो यही होगा, ये मान लिया जाएगा पूरी फर्म को जानकारी है। दो द अदर पार्टनर इन फैक्ट वर नॉट अवेयर ऑफ द डिफेक्ट, बाकी पार्टनर को भले पता नहीं तो भी मान लिया जाएगा कि सबको पता है। बट बिकॉज ए हैड इन लीग विथ सेलर, ए ने सेलर के साथ अपनी सेटिंग बिठा ली, अपनी टीम बना ली, कंस्पायर्ड टू कंसील द डिफेक्ट, उसने बोला कि हम इस डिफेक्ट को अदर पार्टनर से छुपाएंगे, ऐसा करेंगे, और मतलब मिली भगत कर रहा है, कुल मिलाकर पैसा लेकर काम सेटलमेंट कर रहा है। तो बोल रहा है कि भैया ये जो रूल था वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, द अदर पार्टनर्स वुड बी एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स, बाकी पार्टनर्स गुड्स को रिजेक्ट करने की पोजीशन में होंगे। क्लियर करना, सिर्फ जानकारी थी उस पार्टनर के पास
तो पूरे फर्म को जानकारी मान लिया जाएगा, पर जानकारी होने के बाद उसको सेलर के साथ लीक कर ली, यानी सेटिंग कर ली, टीम बना ली, अपनी ट्यूनिंग सेट कर ली, उससे पैसे ले लिया, जो भी कंसिडरेशन लेना था ले लिया और फ्रॉड किया फर्म के साथ, तो रिटर्न करने का अधिकार बनता है। लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज, कहां कहां फर्म या पार्टनर थर्ड पार्टी के सामने रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब पार्टनर अगर कोई एक्टिविटी करता है तो उसके लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल है और फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। क्लियर करना, जहां फर्म रिस्पॉन्सिबल है वहां हर पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है। फर्म का मतलब ही क्या है? ऑल पार्टनर्स टुगेदर। यानी जहां ये लिखा है कि फर्म इज रिस्पॉन्सिबल तो वहां ऑटोमेटिकली ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल। तुमको बेसिकली देखना है कि किसी पार्टनर की कौन कौन सी एक्टिविटी के लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, और फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। वो तो मतलब बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर फर्म रिस्पॉन्सिबल है मतलब पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है। हमको ये समझना है कि पार्टनर की किस एक्टिविटी के लिए पार्टनर रिस्पॉन्सिबल बनता है और फर्म भी रिस्पॉन्सिबल बन जाती है। पार्टनर कहाँ कहाँ फर्म के डंडे पड़वा सकता है। 3 जगह पर हम बात करेंगे, यहाँ पर 3 अलग अलग कंसेप्ट पे या 3 अलग अलग सिचुएशंस पे हम बात करेंगे। द क्वेश्चन ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी में बी कंसिडर्ड अंडर डिफरेंट हेड्स। अलग अलग हेड में अलग अलग सिचुएशन में देखी जा सकती है। हम 3 में बात करेंगे। सबसे पहला, लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। फर्म के एक्ट के लिए किसी पार्टनर की लायबिलिटी। सेम यहाँ क्लियर करना, ये पूरा नहीं लिखा हुआ है। पूरा क्या है? फर्म के एक्ट के लिए पार्टनर की लायबिलिटी और पार्टनर के एक्ट के लिए फर्म की लायबिलिटी। क्लियर करना। एवरी पार्टनर इज लाइबल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। jointly with all the other partners and also severally and individually be for all the acts of the firm done while he is a partner। अगर फर्म ने लोन लिया, किसी एक पार्टनर ने लोन लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? सारे पार्टनर्स की। किसी एक पार्टनर ने क्रेडिट पर गुड्स खरीदा, पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? सारे पार्टनर्स की। क्लियर करना, सारे पार्टनर्स मतलब कौन? जो उस समय पार्टनर्स थे। उस ट्रांजेक्शन के होने के बाद कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन जनरल नहीं बनती है। कोई पार्टनर पहले रिटायर हो गया, उसके बाद गुड्स परचेज किया गया, तो रिटायरिंग पार्टनर अगर नोटिस दे चुका है तो उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। यानी उस समय जब वो ट्रांजैक्शन हो, उस समय जो जो पार्टनर्स थे वो सब रिस्पॉन्सिबल होंगे फर्म के किसी भी एक्ट के लिए। और फर्म का वो एक्ट कौन कर रहा है? फर्म के बिहाफ पर कोई भी एक पार्टनर कर रहा है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। देखो, द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स which come under the scope of their express or implied authority। ये ऑब्वियस है, विद इन अथॉरिटी करोगे तभी। अगर कोई पार्टनर बियॉन्ड अथॉरिटी काम करेगा तो उसके लिए वैसे भी फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इम्प्लाइड अथॉरिटी लिख रखी है हम लोगों ने। अथॉरिटी के बाहर जाके अगर कोई काम करेगा तो वैसे भी फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। दिस इज बिकॉज दैट ऑल द एक्ट्स डन विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी आर एक्ट डन टुवर्ड्स द बिजनेस ऑफ द फर्म। जो अथॉरिटी में किया जाता है उन्हीं को माना जाता है कि वो बिजनेस के लिए किया गया है और उसके लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल होती है। और फर्म रिस्पॉन्सिबल होती है मतलब सारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। द एक्सप्रेशन एक्ट ऑफ फर्म कैनॉट्स एनी एक्ट ऑमिशन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ द पार्टनर और एजेंट ऑफ द फर्म। यानी एक्ट ऑफ फर्म का मतलब है कि वो एक्ट किसी भी एक पार्टनर ने किया है, ये सारे पार्टनर से मिलकर किया है, फर्म के बिहाफ पर उसे किसी एजेंट ने, किसी एम्प्लॉय ने किया है। विच गिव राइज टू ए राइट एनफोर्सिबल अगेंस्ट और बाय द फर्म। यानी जिससे कोई ना कोई ऐसा लीगल राइट अराइज हुआ है जहां फर्म किसी और पर सूट फाइल कर सकती है, कोई और फर्म के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है। ऐसा कोई भी अगर लायबिलिटी अराइज होता है, ऐसा कोई भी अगर केस अराइज होता है, सिचुएशन अराइज होती है, तो वहां सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी बनेगी, यानी फर्म की लायबिलिटी बनेगी। अगेन, इन ऑर्डर टू ब्रिंग ए केस अंडर सेक्शन 25, इट इज नेसेसरी दैट द एक्ट ऑफ द फर्म in respect of which liability is brought to be enforced against a party must have been done while he was a partner। यानी फर्म के एक्ट के लिए आप जब किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो, मतलब किसी पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो, तो क्लियर करना तभी आप उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो जब वो काम उस समय किया गया था जब वो व्यक्ति पार्टनर था। ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद नोटिस दे चुके हैं, उसके बाद कोई लायबिलिटी नहीं, एडमिशन से पहले की कोई लायबिलिटी नहीं। सेकंड सिचुएशन, लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई पार्टनर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो वह फर्म की लायबिलिटी कैसे, क्या, कितनी बनती है, उसको अपन देखते हैं। क्लियर करना, अगर फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर पार्टनर के कारण किसी और व्यक्ति को कोई डैमेज हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, जैसे एक फर्म था,
जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन वगैरह होकर बेचते थे, और जो प्रोडक्शन प्रोसेस था वो थोड़ा सा डेंजरस था, वहाँ किसी लेबर को चोट वोट लग सकती है ऐसा डर था। तो वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स एस्टेब्लिश करना किसकी जिम्मेदारी है? फर्म की। जो पार्टनर वहाँ बैठा है जिसको बोला तो प्रोडक्शन का ध्यान रख, उसको ध्यान रखना भैया सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, अगर आग वाग लग जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह है कि नहीं है, या जो भी वहाँ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड है वो मेंटेन है कि नहीं है। अगर कोई पार्टनर उन सेफ्टी मेजर्स को वहाँ प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं करता है, वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स वहाँ प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं कराता लेबर को, और किसी लेबर के लग जाती है, तो हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? तो उसने गलत किया है ना उस पार्टनर ने गलत किया है ना, और इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किया है। क्लियर करना, एक पार्टनर गाड़ी चला रहा है, सामने कोई आ गया और ठोक दिया, तो उसके लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इट वॉज नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस, वो तो नॉर्मल अपनी पर्सनल कार चला रहा है, इट इज नॉट कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कुछ हो जाए तो, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कुछ हो जाए तो, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, हमारा ट्रक जा रहा है, उस दिन ड्राइवर था नहीं, एक पार्टनर को बोला पार्टनर का गाड़ी चलाने थी, मैं ले जाऊंगा, वो लेके गया, और फर्म के ट्रक से जो कि गुड्स लेके जा रहा था इन द कोर्स ऑफ बिजनेस किसी का एक्सीडेंट हो जाओ तो हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? फर्म। तो हम वही बात कर रहे हैं कि कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, कोई गलत काम हुआ है किसी पार्टनर से, लेकिन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ है, फर्म के व्यापार को करने के तहत हुआ है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा? पूरी फर्म जिम्मेदार होगी। देखिए क्या लिखा है, whereby the wrongful act or omission by a partner in the ordinary course of business of the firm, ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ ए फर्म, ये क्लियर करना। ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर फर्म ने कोई गलती से काम किया है, या कोई ओमिशन, कुछ काम करना चाहिए था पर नहीं किया, सेफ्टी मेजर्स एस्टेब्लिश करने चाहिए थे पर नहीं किए, एक्सीडेंट नहीं करना चाहिए था पर किया, यानी कोई एक्ट किया है, कोई ओमिशन किया है, और विद द अथॉरिटी ऑफ हिज पार्टनर्स, यानी या तो उसने कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है या पार्टनर्स से अथॉरिटी लेकर पार्टनर से पूछकर किया, सब ये काम कर लूँ क्या, और उसने किया। उसने पार्टनर्स को पूछा, बोले यार यहाँ सेफ्टी मेजर्स नहीं लगाऊं ना, पार्टनर्स का मत लगाओ, फालतू खर्चा है, क्या है, किसकी क्या लग रही है, तू मस्त रह मत लगा। सारे पार्टनर्स ने उसको बोला कि तू मत लगा, या तो उसके पास उस बात की अथॉरिटी थी, ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया, सारे पार्टनर ने एक्सप्रेसली बोला कि हाँ ऐसा नहीं करना। जैसे फर्म की शॉप है, बाहर खुला एरिया था, सरकारी एरिया था, वहां पर एनक्रोचमेंट करके उन्होंने अपना शेड वगैरह लगा के अपना गुड़ रखना शुरू कर दिया। सारे पार्टनर से पूछा, बोले यहाँ पे अपन बना लेंगे शेड वगैरह, सरकारी जगह एनक्रोचमेंट कर लेते हैं, जबरदस्ती हथियाना सरकारी जमीन को, तो एनक्रोचमेंट करके वहाँ शेड वगैरह बना के अपने गुड्स रखना शुरू कर दिए। अब अगर पेनल्टी कटती है, फाइन करता है, तो फर्म विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि उसने सारे पार्टनर से पूछकर फर्म के लिए वो काम किया था। तो वो लॉस या इंजरी जो भी होगी थर्ड पार्टी को, या कोई भी पेनल्टी इनकर होती है, जैसे वो एनक्रोचमेंट में पेनल्टी कट जाती है एक्सीडेंट में, या लेबर के लग जाती है सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं होने के कारण, तो फर्म उसके लिए क्या होगी? लाइबल होगी। फॉर दैट थिंग फर्म विल बी हेल्ड लाइबल। दो केस वापस क्लियर कर ले, ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है या अथॉरिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स है। मैंने आपको सारे एग्जांपल देके क्लियर कर दिया। यहाँ पे माइनिंग का एक एग्जांपल दे रखा है नीचे कि माइनिंग में कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर जो चीज़ें होनी चाहिए थी प्रॉपर नहीं थी और किसी पार्टनर के लग गई। थर्ड पॉइंट, लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। बहुत सिंपल, मिस एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी, यानी पेमेंट्स जो रिसीव हो उसकी बात चल रही है। किसी व्यक्ति ने फर्म को पेमेंट दिया, सिचुएशन समझना, तीन सिचुएशन पे बात करूंगा, तीनों अलग अलग समझना। पहली सिचुएशन, कोई व्यक्ति जिसको पेमेंट करना था आया फर्म के पास, फर्म के ऑफिस में, और जो ऑफिस था, मेन ऑफिस था, कैबिन था, वहाँ एक दो पार्टनर जो भी बैठे थे उनको बोला ये साहब पेमेंट दिया, फर्म के पास, फर्म के ऑफिस में आ गया, सारे पार्टनर्स की नोटिस में आ गया, जानकारी में आ गया, साहब मिस्टर एक्स आए पेमेंट देकर गए, और सारा पेमेंट वहाँ अलमारी में रख दिया, जो भी तिजोरी वगैरह अलमारी वगैरह जो भी थी, जो भी प्लेस था ऑफिस में, वहाँ रख दिया पेमेंट। वन ऑफ द पार्टनर, उसको पैसों की ज़रूरत थी, उसको लगा यार मैं आज ले जाता हूँ, एक दो दिन में वापस लाके दे दूंगा। शाम को घर जाते समय उसने वहाँ से पेमेंट उठाया और लेके चला गया, और उसने पर्सनल पर्पस के लिए उन पैसों को यूज़ कर लिया, खर्च कर दिया। मान लो उसको अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट दिलाना था, माइट बी पॉसिबल, या गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना था, जो भी स्थिति रही, उसने पैसों को खर्च कर दिया।
क्या फर्म उस थर्ड पार्टी को बोल सकती है कि साहब आपका पेमेंट तो वो चोरी करके ले गया? थर्ड पार्टी की कोई गलती? थर्ड पार्टी ने फर्म को पेमेंट दिया, ईमानदारी से दिया, पूरा पेमेंट दिया। नाउ इन दिस केस अगर किसी पार्टनर ने मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी किया है, मिस एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट किया है, तो वह पार्टनर जाने और फर्म जाने थर्ड पार्टी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। थर्ड पार्टी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। दूसरा केस, एबीसी 3 पार्टनर थे, तीनों ने गुड्स कुछ सेल कर रखा था मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स को सेल कर रखा था, तो उससे पेमेंट रिसीव करना था, उससे पेमेंट रिसीव करना था। तो एक घूमते घूमते एक दिन मार्केट में मिस्टर एक्स को मिल गया और बोला कि साहब आपका पेमेंट ड्यू चल रहा है, भाई पेमेंट रिसीव करना आपसे। तो एक्स ने वही मिस्टर ए को पेमेंट कर दी, बाकी ये लो आपका पेमेंट साहब आप रखो। और गलती से उस दिन 14 फेब था, तो उसको अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना था एक को, तो इन्हें उन पैसों से बढ़िया सा गिफ्ट खरीद के अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बढ़िया 5 स्टार होटल में शानदार अरेंजमेंट किया, डिनर का शानदार अरेंजमेंट किया 5 स्टार होटल में, और कोई नहीं डिनर का अरेंजमेंट। तो डिनर का शानदार अरेंजमेंट किया 5 स्टार होटल में, गिफ्ट वगैरह दे दिया, सारा खर्चा वगैरह कर दिया, सारा पेमेंट वगैरह खर्च कर दिया। पेमेंट किसको हाथों में आया था? ए को। बी और सी ने उस क्रेडिटर, उस डेटर को फोन लगाया मिस्टर एक्स को कि साहब आपका पेमेंट अभी तक फर्म को रिसीव नहीं हुआ है, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट। मिस्टर एक्स ने कहा काय का रिस्पॉन्सिबल, मैंने पेमेंट दिया तेरे इस नालायक पार्टनर मिस्टर ए को, मैंने पेमेंट दिया। एक्स कह रहा भैया ऐसा है कि ही इज योर पार्टनर, ही हैव अथॉरिटीज, ऑल द अथॉरिटीज, मैंने इसको पेमेंट दिया। अब ये पेमेंट गर्लफ्रेंड पे उड़ाए कि ये बैंकॉक घूमने जाए, मुझे क्या करना, इसकी मर्जी, आप जानो ये जाने, मैं फर्म को दे चुका हूं। तो क्लियर करें, लॉ ये कहता है कि अगर पेमेंट फर्म को दिया गया है और उसके बाद किसी पार्टनर ने मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, मिस अप्लाई कर दिया, या पेमेंट किसी एक पार्टनर को दिया गया है जिसके पास अपीरेंटली अथॉरिटी थी कि पेमेंट रिसीव कर सकता है, ऐसा कोई नोटिस मार्केट में नहीं दिया हुआ है कि वह पेमेंट रिसीव नहीं कर सकता है, तो किसी ऑथोराइज या जो प्रॉपर एक्टिव पार्टनर है उसको पेमेंट दिया गया या फर्म को पेमेंट दिया गया, दोनों ही केस में माना जाएगा कि पेमेंट फर्म को दिया जा चुका है। जो भी मिस एप्लीकेशन हुआ, जो भी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी हुआ, उसके लिए पार्टनर्स आपस में सेटलमेंट करे, थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक तीसरा सिचुएशन समझना, एक पार्टनर है जिसका पब्लिक नोटिस दिया जा चुका है, इसको पेमेंट रिसीव करने का अधिकार नहीं है, चोट्टा है, चोट्टा, You have no right to receive the payment, इसको पेमेंट रिसीव करने का अधिकार नहीं है साहब, बाकी सब ठीक है, इसको पेमेंट रिसीव करने का अधिकार नहीं है। ये तो क्या बात होगी, मतलब पेमेंट रिसीव ही नहीं करने दोगे उसको? बोले नहीं साहब हम इसको पेमेंट तो रिसीव नहीं करने, और उस बात का पब्लिक नोटिस दे दिया, जग जाहिर कर दिया, सबको बता दिया साहब इसको पेमेंट नहीं रिसीव करने का अधिकार है। नाउ इफ ए डेटर मेक्स ए पेमेंट टू दैट पार्टनर, उसका पब्लिक नोटिस है, सबको जानकारी दे चुके हैं, उसके बावजूद भी एक डेटर उसको पेमेंट दे देता है, उसका मतलब पेमेंट फर्म को रिसीव हुआ है क्या? अगर वो पार्टनर पैसों का मिस अप्रोप्रिएशन कर देता है, अपने हिसाब से खर्च कर देता है, उड़ा देता है, बैंकॉक चला जाता है, हाई मसाज करवा लेता है, 5 स्टार होटल में मस्त अरेंजमेंट करवा लेता है डिनर के लिए, गर्लफ्रेंड का डिनर के लिए, तो हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? थर्ड पार्टी। बाकी पार्टनर्स उस थर्ड पार्टी को कहेंगे तूने पेमेंट नहीं दिया अभी तक, तो वो कहेगा दिया, किसको दिया साहब? बोले उसको दिया, तो क्लियर तेरे को नोटिस दे रखा, जानकारी दे रखी है कि उसको देना ही नहीं, तूने क्यों दिया, तेरी गलती है। यानी फर्म हैव राइट टू डिमांड द पेमेंट बैक। पर यह एक छोटी सी बात क्लियर करना कि वो जो छोटा पार्टनर था जिसके लिए पब्लिक नोटिस दिया जा चुका था कि ये सारा चोर है, चोर है, चोर है, इसको पेमेंट नहीं देने का, फिर भी एक डेटर ने उसको पेमेंट दिया और उस पार्टनर ने बिल्कुल ईमानदारी से, एकदम शराफत के साथ वो पैसा ऑफिस में लाके बाकी सारे पार्टनर्स के सामने फर्म में डिपॉजिट करवा दिया। ये लो सर, पैसा क्या किया उसने? फर्म में डिपॉजिट करवा दिया, और उसके बाद किसी और पार्टनर ने मिस अप्रोप्रिएशन कर दिया तो थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं। यानी 3 बातें समझ, अगर फर्म को पेमेंट दिया गया थर्ड पार्टी फ्री हो चुकी है, अगर एक ऑथोराइज पार्टनर को पेमेंट दिया गया थर्ड पार्टी फ्री हो चुकी है, अनऑथोराइज पार्टनर को पेमेंट दिया गया लेकिन अनऑथोराइज पार्टनर वो पैसा फर्म में डिपॉजिट करवा चुका है, तो भी थर्ड पार्टी फ्री हो चुकी है। तीनों ही केस में थर्ड पार्टी तो फ्री हो चुकी है, थर्ड पार्टी पेमेंट कर चुकी है। उसमें अप्रोप्रिएशन के लिए पार्टनर्स आपस में लड़ो, आपस में जानो। देखो क्या लिखा है,
A partner acting within his apparent authority receives money or property from a third party and misapplies it. पेमेंट रिसीव करता है उसको मिसअप्लाई कर लेता है, पेमेंट रिसीव करता है कोई प्रॉपर्टी रिसीव करता है उसको मिसअप्लाई कर देता है। नहीं, मान लो आपका पार्किंग स्टैंड है, 3 पार्टनर ने मिलकर पार्किंग ले रखा है, कोई रेलवे स्टेशन का, कोई मॉल का, वहाँ पे किसी व्यक्ति ने लाके कार खड़ी करी, बाइक खड़ी करी, कोई पार्टनर उस बाइक को बेच दे। अब समझो आपको प्रॉपर्टी रिसीव हुई, मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हुई इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और आपकी अथॉरिटी है वहाँ, आप अगर पार्टनर हो बैठे हो तो आपकी अथॉरिटी की वहाँ कोई भी व्हीकल आए तो खड़ा करवाना, रिसिप्ट काट के देना, आपने खड़ा करवाया, रिसिप्ट काट के दे दिया, फिर आपने बेच दिया किसी और व्यक्ति को, भैया यहाँ तो आपने गलत किया ना, यहाँ तो फर्म ही रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी। If firm in the course of its business receives money or property from a third party and the money or property is misapplied by any of the partner while it is in custody of the firm, तो पहला क्या बोला हम लोगों ने, जिसके पास अथॉरिटी थी उस पार्टनर को मिला, उसने मिसअप्लाई कर दिया। दूसरा, फर्म को मनी या प्रॉपर्टी मिला और फर्म ने उसको मिसअप्लाई कर दिया। इसके बाद वाली लाइन कॉमन दोनों के लिए है, द फर्म इज लाइबल टू मेक गुड द लॉस, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है, फर्म की। यानी वो व्हीकल आया था, खड़ा हुआ था, वो बेच दिया, फर्म जाए। किसी पार्टनर ने लोन लिया थर्ड पार्टी से और वो पैसा अपना पर्सनल यूज में खर्च कर दिया, तो रीपेमेंट के लिए फर्म जाने। और क्रेडिटर पेमेंट कर चुका तो क्रेडिटर कहेगा मैं तो पेमेंट कर चुका हूँ, अब मैं आपको नहीं जानता, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ ए पार्टनर्स इंटरेस्ट, यानी पार्टनर अगर अपने इंटरेस्ट को, अपने शेयर को, फर्म के शेयर को किसी को ट्रांसफर कर दे। यहां एक बात क्लियर करना, बहुत सिंपल सी बात है, पार्टनर किसी और को पार्टनर नहीं बना रहा है, क्योंकि इसके पास ये अधिकार ही नहीं कि किसी और को पार्टनर बना सके। किसी और को पार्टनर बनाने के लिए मैंने कहा था शेयर ऑफ पार्टनरशिप अगर करना हो, पार्टनरशिप इंटरेस्ट अगर पार्टनरशिप शेयर को अगर ट्रांसफर करना हो, बेचना हो, तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स चाहिए। ए बी सी 3 पार्टनर, सी चाहे कि मेरी जगह पर डी पार्टनर बन जाए तो पॉसिबल नहीं है जब तक ए और बी एग्रीड नहीं होंगे। पर मान लो सी ने कहीं से लोन लिया, सी ने कहीं से लोन लिया, ठीक है, लोन का पेमेंट कर नहीं पा रहा था, तो इसने अपना पार्टनरशिप में जो हिस्सा है वो गिरवी रख दिया डी को, बोला कि साहब इस फर्म में जो मेरा हिस्सा है वो आज से तेरा, यानी जो भी प्रॉफिट्स मिलेंगे वो तेरे, और जब फर्म डिसॉल्व होगी, मेरा रिटायरमेंट होगा, तो जो कैपिटल मिलेगी, जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो भी तेरी, जॉइंट प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा ना वो भी तेरा। तो सी ने गिरवी रख दिया या बेच दिया अपने अधिकार को, किसी और को पार्टनर नहीं बना सकता। सबसे पहली बात, क्या डी पार्टनर है? नहीं। क्या डी कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है? नहीं। क्या डी बुक ऑफ अकाउंट्स डिमांड कर सकता है, देख सकता है? नहीं। डी को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। जो भी बुक ऑफ अकाउंट्स बाकी पार्टनर्स ने प्रिपेयर किए हैं, जिसमें बाकी पार्टनर सहमत है, उसी पार्टनरशिप के बुक ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग सी का जो हिस्सा बनता है वो डी को मिल जाएगा। डी उसको चैलेंज नहीं कर सकता। बुक ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट आया इनका 1-1 लाख रुपया, तीनों का मान लो इक्वल शेयर था, तीनों का 1-1 लाख रुपया आया, ए और बी बोलते ठीक है बुक ऑफ अकाउंट्स ठीक है, तो डी के पास कोई अधिकार नहीं चैलेंज करने का। हाँ, डी सी को जरूर बोल सकता है कि यार 1 लाख कम लग रहा है तो एक बार देख, तो सी हैव ऑल द राइट्स, सी इज ए पार्टनर, सी का डी से अरेंजमेंट आउट ऑफ द फर्म है, विद इन द फर्म सी इज पार्टनर, सी अपने आप में एक पार्टनर है। सी बोल सकता है बोले यार 1-1 लाख तो कब लग रहा है, मुझे एक बार बुक ऑफ अकाउंट्स दिखाओ, मैं चेक करूंगा। सी देख सकता है, चेक कर सकता है। हाँ, सी डी को नहीं दिखा सकता, डी को चेक नहीं करवा सकता। हमने कहा था विद इन गुड फेथ ही आप बुक ऑफ अकाउंट्स क्लेम कर सकते हो। अब डी को दिखाने के लिए कर रहे हो तो इट इज नॉट इन गुड फेथ टेक्निकली, ठीक है। और जब सी की डेथ होगी, सी का रिटायरमेंट हो गया, फर्म का डिसोल्यूशन होगा, उस समय कैपिटल का हिस्सा ले सकता है, एंड फॉर द असर्टेनमेंट ऑफ कैपिटल शेयर ये बुक ऑफ अकाउंट्स देख सकता है। यानी डिसोल्यूशन के समय जब फर्म बंद हो रही है, उस समय सी का हिस्सा जब बंटना है, उस समय के जो बुक ऑफ अकाउंट्स होंगे वो मिस्टर डी देख सकता है, क्योंकि एक बार फर्म डिसॉल्व हो गई उसके बाद अगर ए और बी ने मान लो वो चिटिंग की तो कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ पकड़ेंगे, इसलिए इसको अधिकार दिया कि भैया उस समय देख ले, तो उसको अधिकार है बुक ऑफ अकाउंट्स देखने का। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इसका मैं एनालिसिस पढ़ा हूँ, वो सेम ही बात है पर एनालिसिस में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है।
ए शेयर इन पार्टनरशिप इज ट्रांसफरेबल लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी, किसी और प्रॉपर्टी की जैसे आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो पर किसी और को पार्टनर नहीं बना सकते हो. बट एज द पार्टनरशिप रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, द असाइनी of a partner's interest by sale, mortgage, otherwise cannot enjoy the same rights and privileges as the original partner. Original partner वाले उसको rights and privileges नहीं मिलेंगे. Right of such transferee are as follows. During the continuance of partnership, such transferee is not entitled. During the course of partnership, उसके पास अधिकार नहीं होंगे क्या? To interfere in the conduct of business, require book of accounts, inspect book of accounts. He is only entitled to receive the share of the profit ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर. ट्रांसफरिंग पार्टनर मतलब यहाँ पे सी. ट्रांसफरिंग पार्टनर कौन हो गया? सी. सी का जो भी शेयर ऑफ बनता है वो लेना पड़ेगा. एंड इज बाउंड टू एक्सेप्ट द प्रॉफिट एज अग्रीड बाय द पार्टनर्स, यानी वो चैलेंज नहीं कर सकता. बाकी पार्टनर्स ने जो बोला कि हाँ ठीक है बुक ऑफ अकाउंट्स ठीक है इसके अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट बनता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको लेना पड़ेगा. ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर, यानी फर्म डिसॉल्व हो रही है, ट्रांसफरिंग पार्टनर रिटायर हो रहा है, डेथ हो रही है, द ट्रांसफरी विल बी एंटाइटल अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर. ट्रांसफरी मतलब यहाँ पे क्या हो गया? डी, हमारे एग्जांपल के हिसाब से डी. और ट्रांसफरिंग पार्टनर मतलब सी अगेन. टू रिसीव द शेयर ऑफ असेट्स ऑफ द फर्म टू विच द ट्रांसफरिंग पार्टनर वाज एंटाइटल्ड, तो सी को मिलना चाहिए था असेट्स ऑफ शेयर, वो किसको मिलेगा? डी को मिलेगा. एंड फॉर द पर्पज ऑफ असेटलमेंट ऑफ द शेयर, ये लाइन यहीं आगे कंटिन्यू होनी चाहिए थी. ही इज एंटाइटल्ड टू एन अकाउंट्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, यानी जिस दिन डिसोल्यूशन वगैरह हुआ है, उसके रिटायरमेंट की डेथ आई है, उस समय के बाद के बुक ऑफ अकाउंट्स देख सकता है कि आप सेटलमेंट कैसे कर रहे हो सारी प्रॉपर्टी का, सारी एसेट्स का, उसका सेटलमेंट वो देख सकता है. ये अधिकार उसके पास होगा. चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं. सेकंड यूनिट थोड़ी सी लेंथी भी है और इसमें बहुत सारे छोटी सिचुएशंस दे रखी है कि किस पार्टनर के पास क्या अधिकार है, और मेजोरिटी में बात कॉमन है, एक जैसी है बहुत सारी जगह पर, तो पर ठीक है हमको तो पढ़ना है, पढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं. जय हिंद, जय भारत.